हेलो बच्चों। तो हम लोग अपना अध्याय 6 पढ़ेंगे आज। चैप्टर का नाम है वंशागति का आणविक आधार। तो बच्चों, इससे पहले वाले चैप्टर की वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, ठीक है। आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि जो आणविक शब्द यहाँ पे आया है इसका क्या मीनिंग है। पहले तो ये समझेंगे। आणविक मतलब अणु, और अणु कौन से अणु की बात हो रही है यहाँ पर बात हो रही है आनुवांशिक पदार्थ के अणु की। और वो आनुवांशिक पदार्थ कौन है? डीएनए। कौन है? डीएनए। यानी कि इस चैप्टर में हम ये सब देखेंगे कि डीएनए वास्तव में है क्या, आरएनए क्या है, डीएनए की संरचना क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डीएनए के अंतर्गत आती हैं, जो इसको आकार देने में, इसकी संरचना बनाने में अपना योगदान देती हैं, और उनकी वंशागति कैसे होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आणविक आधार का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर? आणविक आधार का मतलब हुआ कि रासायनिक पदार्थ की वंशागति, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो अणु ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो किस प्रकार के दिखाई देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इस चैप्टर का मीनिंग। तो बच्चों, जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है। ये चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ना शुरू करते हैं। आनुवांशिक पदार्थ, जैसे कि आप पहले चैप्टर में पढ़ ही चुके हो कि आनुवांशिक पदार्थ जो है वो होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए। तो आनुवांशिक पदार्थ की परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या लिखेंगे? आनुवांशिक पदार्थ की परिभाषा आप लिखेंगे, वह पदार्थ जो माता पिता से बच्चों में लक्षणों के रूप में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है। क्या कहलाए जाते हैं? आनुवांशिक पदार्थ। तो आप लोगों को मैं फिर से बता दूं, वह पदार्थ जो माता पिता से बच्चों में लक्षणों के रूप में स्थानांतरित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आनुवांशिक पदार्थ। और उस आनुवांशिक पदार्थ का नाम क्या है? डीएनए, ठीक है। आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि ये डीएनए कहाँ पर स्थित होते हैं? डीएनए स्थित होते हैं गुणसूत्र पर। किस पर स्थित होते हैं? गुणसूत्र पर। आप जानते हैं गुणसूत्र जो है वो पेयर में पाए जाते हैं, यानी कि जोड़े में पाए जाते हैं। तो इनके ऊपर ही डीएनए की संरचना पाई जाती है। इस तरीके से डीएनए जो रहता है पूरे गुणसूत्र में फैला रहता है। ये तो हो गया डीएनए। और ये किस पर स्थित है? गुणसूत्र पर। ये है गुणसूत्र, जिन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या चीज़ समझी? आपने सबसे पहले ये समझा कि डीएनए का दूसरा नाम आनुवांशिक पदार्थ भी है। आनुवांशिक पदार्थ की परिभाषा भी आपने लिखी। दूसरी चीज़ आपने ये जानी कि गुणसूत्र के ऊपर डीएनए स्थित होते हैं, ठीक है। गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं ये आप पहले के चैप्टर के वीडियोज़ में देख ही चुके होंगे। 2 प्रकार के होते हैं, कायिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र, ठीक है। ये वाली चीज़ आप पहले ही लिख भी चुके हो। अब बात आती है कि वास्तव में गुणसूत्र किन किन चीज़ों से बना होता है। एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि डीएनए स्थित है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ डीएनए से ही बना होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र जो है बच्चों वो 2 चीज़ों से बना है। गुणसूत्र 2 चीज़ों या पदार्थ कहे सही मायने में 2 पदार्थ से मिलकर बना है। 2 पदार्थ से मिलकर बना है। वो पदार्थ कौन कौन से हैं? एक तो हो गया प्रोटीन। कौन हो गया? एक हो गया प्रोटीन और दूसरा हो गया आपका न्यूक्लिक अम्ल।
प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। अब आप सोचोगे कि मैडम तो पहले कह रही थी कि गुणसूत्र डीएनए का बना होता है, अब यहाँ पे डीएनए का कहीं नाम ही नहीं है। तो अगर आपको कुछ 11th में पढ़ी हुई बातें बायो में जो हमने पढ़ी थी कुछ याद आ रही हो, तो आपने पढ़ा था कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। कितने प्रकार के होते हैं? डीएनए और आरएनए 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र में जो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? वो पाया जाता है डीएनए। कौन सा पाया जाता है? वो पाया जाता है डीएनए। गुणसूत्र में जो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है वो कौन सा होता है? डीएनए। तो यहाँ पर आपने तीसरी चीज़ अब समझी। तीसरी चीज़ क्या समझी आपने? कि जो गुणसूत्र है वो 2 पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, एक होता है प्रोटीन और दूसरा होता है न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, जिसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं इंग्लिश में। और न्यूक्लिक अम्ल भी 2 प्रकार के हैं, डीएनए आरएनए, परंतु गुणसूत्र में जो न्यूक्लिक अम्ल मौजूद होता है वो डीएनए मौजूद होता है, ठीक है। अगली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है थोड़ी सी न्यूक्लिक अम्ल के बारे में जान लेते हैं। मैंने आपको बताया 2 प्रकार के होते हैं, इसे लिख भी लेते हैं कि सजीवों में 2 न्यूक्लिक अम्ल, सजीवों में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ठीक है। आपको नाम याद हो गए होंगे, एक है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। इन दोनों के नाम आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि इनके नाम बताने हैं आपको। मैं अभी बोल के बता दे रही हूँ, लेकिन लिखेंगे आप इसे अपने आप। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, यह है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि सजीव यानी कि जिनमें जान है, कौन कौन से सजीवों में ये पाए जाते हैं? तो जो डीएनए है वो अधिकतर जीवों में पाया जाता है, अधिकतर यानी कि सभी में लगभग यही मौजूद होता है, और डीएनए। खासकर हम अपना एग्जाम्पल सबसे पहले देते हैं मनुष्य में, ठीक है। अगर हम आरएनए की बात करें तो ये कुछ विषाणुओं में पाए जाते हैं, कुछ विषाणुओं में। विषाणु आप लोग जानते हैं, वायरस, कुछ विषाणुओं में, जैसे कि टीएमवी हो गया, ठीक है, एचआईवी हो गया आदि, ठीक है। तो ये हो गया आरएनए की बात। अब बात आती है ये टीएमवी और एचआईवी क्या है। टीएमवी का मतलब है यहाँ पर टोबैको मोसेक वायरस, और एचआईवी आप लोग जानते हैं ये वो वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी कि जिसके द्वारा एड्स होता है, ठीक है। तो इन विषाणुओं की अगर हम बात करें, इन वायरस की अगर हम बात करें, तो इनके भीतर कौन सा न्यूक्लिक अम्ल पाया जा रहा है? इनके भीतर आरएनए पाया जाता है। तो आप अपनी नोट्स बना दीजिए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये देखा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या चीज़ स्थानांतरित हो रही है, एक आनुवांशिक पदार्थ स्थानांतरित हो रहा है, ठीक है। हमने कौन सा पढ़ा अभी? हमने अभी देखा कि जो आनुवांशिक पदार्थ मेनली सभी में पाया जाता है वो होता है डीएनए, ज़्यादातर सभी जीवों में डीएनए है, और जो आरएनए है वो कुछ विषाणुओं में पाया जाता है, जैसे टीएमवी, एचआईवी आदि, ठीक है। अगली चीज़ जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि डीएनए क्या है, ठीक है। तो अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीएनए क्या है। डीएनए, ठीक है। तो डीएनए के बारे में अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। ये तो हो गया इसका पूरा नाम। अब डीएनए की अगर हम परिभाषा देखें तो वो है डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड
डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने एक लंबी श्रृंखला है। क्या है? एक लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला है। अब बात आ गई बच्चों यहाँ पर, ये तो आपको समझ में आ गई। ये पहले हमने लिखा डीएनए का पूरा नाम, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। अब डीएनए यहाँ पर एक शब्द आया है, क्या लिखा है हमने? डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनी एक लंबी श्रृंखला है। इसका मीनिंग जानना हमारे लिए अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहले। ठीक है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पर मिटा देती हूँ। होता क्या है बच्चों, पॉली का मतलब होता है यहाँ पर बहुत। पॉली का मतलब हो गया बहुत। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड जो होता है बच्चों, वो 3 चीज़ों का बना हुआ होता है, यानी कि इसके 3 घटक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक, दूसरा है पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा, और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, इन तीनों से बनी हुई चीज़ को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसे हम चित्र के द्वारा समझेंगे तो हमें चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, इसे चित्र के द्वारा समझते हैं तो हमें चीज़ें और क्लियर होगी। अगर हम डीएनए की संरचना की बात करें बच्चों, तो वो ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, आप ऐसे समझो जैसे ये हैं 2 सीढ़ियाँ, एक ये और दूसरी ये। पहली ये, ठीक है, और दूसरी ये वाली, है ना? तो इन्हें कह रहे हैं 2। अब बात हो रही है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में आपको बताया नाइट्रोजनी क्षारक, पेंटोज शर्करा, फॉस्फेट ग्रुप। आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी है और याद भी रखनी है। तो ये समझो, ये जो सीढ़ियाँ होती हैं, ये वाली जो सीढ़ियाँ जैसे रेलिंग होती है जिन्हें पकड़ के हम ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, वो बनी हुई होती है फॉस्फेट ग्रुप और पीएस, ये मैंने लिखते हैं शर्करा। पी का मतलब हो गया यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप। क्या मीनिंग हो गया इसका? फॉस्फेट ग्रुप। और ये वाली जो है एस मतलब शुगर, शुगर यानी कि शर्करा, चीनी। बात समझ में आई कुछ आपको? आप ऐसे समझो जैसे आपके घर में छत है, तो छत पे चढ़ने के लिए आप सीढ़ी का इस्तेमाल करते हो, तो हाथों से आप जिन्हें पकड़ते हो उन्हें हम रेलिंग कहते हैं, यानी कि उन्हें पकड़ के आप फिर अपने पैरों को ऊपर रखते हो, चलते जाते हो। ठीक है, तो जो चीज़ ये पकड़ी हुई है, यानी कि ये चीज़, ठीक है, ये बनी किस चीज़ की होती है? ये बनी हुई होती है डीएनए की। अगर हम बात करें, बनी हुई होती है पी और एस की। किसकी? पी और एस की। पी मतलब फॉस्फोरस, तो उसी से बना है फॉस्फेट ग्रुप। एस मतलब शुगर यानी कि शर्करा। तो ऐसे ही पूरी सीरीज जो बनी हुई है किसकी बनी हुई है? पी और एस, पी और एस। ऐसे ये भी पी, ये भी पी, ये एस, ये पी, ये एस, फिर ये पी, ये एस। इस तरीके से ये पूरी चीज़ बनी हुई है फॉस्फेट ग्रुप और शर्करा की। ठीक है, अब वो चीज़ जहाँ पर अगर हम अपने सीढ़ियों की बात करें, घर की सीढ़ियों की बात करें, तो जहाँ पर हम पैर रखते हैं, वो स्थान पे अगर हम तुलना करें डीएनए के साथ, तो वो जगह यहाँ पर बनी होती है नाइट्रोजन क्षारक की। तो ये वाली चीज़ क्या है? ये चीज़ होती है नाइट्रोजन क्षारक। एन मतलब नाइट्रोजन क्षारक। ये सारी चीज़ें आप किताब में पढ़ोगे बच्चों, जो भी टॉपिक में पढ़ाती हूँ आप अपनी एनसीईआरटी की किताब में पढ़ा करो, तो आपको सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर ये जो 2 पकड़ने की जगह होती है, हम यहाँ पर तुलना कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि मैं यहाँ पर तुलना कर रही हूँ डीएनए की संरचना की अपने घर की सीढ़ियों के साथ। तो जो हम हाथों से पकड़ रहे हैं वो बना हुआ है किसका? फॉस्फेट ग्रुप का और शर्करा का। ठीक है, और वो जगह जहाँ पर हम पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं, वो चीज़ यहाँ पर बनी हुई है नाइट्रोजन क्षारक की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नाइट्रोजनी क्षारक। ठीक है,
ये चीज़ समझ में आ गई आपको? इतनी चीज़ को ही यहाँ कहा गया है कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बनी। पॉली का मतलब बहुत, ठीक है। अब बहुत कैसे हो गई? जैसे एक पी, एक एस और एक ये नाइट्रोजनी क्षारक, ये कहलाया गया एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। यानी कि फिर से समझो, यहाँ पर ऐसे समझो कि एक तो पी, एक एस और एक एन, ये क्या बन गया? एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? एक फॉस्फेट ग्रुप, एक शर्करा और एक नाइट्रोजनी क्षारक, ठीक है। ऐसे ही दूसरा न्यूक्लियोटाइड भी है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड में फिर एक दूसरा पी, दूसरा एस और दूसरा न्यूक्लियोटाइड क्षारक। तो इस तरीके से इस तरह की पूरी एक श्रृंखला है, तो इसीलिए कहा गया है पॉली, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बनी एक लंबी चेन, जिसको हम कहते हैं डीएनए। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ की बनी हुई होती है? 3 चीज़ों से बनी हुई होती है, 3 घटकों से बनी हुई होती है। कौन कौन से? फॉस्फेट ग्रुप, शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक। इतनी चीज़ समझ में आई आपको? अब बच्चों, जो नाइट्रोजनी क्षारक है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अगली चीज़, नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक 2 प्रकार के, 2 प्रकार ऐसे नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक के 2 प्रकार। वो प्रकार कौन कौन से हैं? एक हो गया आपका प्यूरिन्स, ठीक है, एक हो गया प्यूरिन्स और दूसरा होगा आपका पिरिमिडीन्स। उसे पिरिमिडीन्स भी कहते हैं या फिर पायरिमिडीन भी कहते हैं। तो ये मत समझना कि ये कोई अलग चीज़ है, हर किताब में अलग अलग स्पेलिंग दी हुई होती है, ठीक है। प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स, पायरिमिडीन को हम सिंपली ऐसे भी लिख देते हैं, पिरिमिडीन, एक ही मीनिंग है, या तो पायरिमिडीन कहो या फिर पिरिमिडीन कहो, बात एक ही है। तो नाइट्रोजनी क्षारक कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए। अगर आपको याद हो कि ये चीज़ मैंने आपको 11th में भी पढ़ाई है, ठीक है। तो बच्चों, बहुत सारी चीज़ वही होती है जो आप अपनी पहले की क्लास में पढ़ चुके हो। प्यूरिन्स भी अब कई प्रकार का है, ऐसे पिरिमिडीन भी कई प्रकार के। जो प्यूरिन्स हैं बच्चों, वो 2 प्रकार के हैं। प्यूरिन्स के भी अब 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? एडेनिन, एडेनिन, ठीक है, और दूसरा है ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को हम दर्शाते हैं ए से और ग्वानिन को हम दर्शाते हैं जी से, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई? अब देखते हैं पायरिमिडीन के बारे में। पायरिमिडीन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ठीक है। साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। साइटोसिन को हम दर्शाते हैं सी से, थाइमिन को दर्शाते हैं टी से, यूरेसिल को दर्शाया जाता है यू से। इतनी चीज़ आपने नोट कर ली। यानी कि सबसे पहले तो आपने ये पढ़ा कि न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है फॉस्फेट ग्रुप का, पेंटोज शर्करा का और नाइट्रोजनी क्षारक का। अब नाइट्रोजनी क्षारक भी कई प्रकार के हैं, मुख्य रूप से उन्हें 2 रूपों में बांटा गया है, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन। प्यूरिन्स 2 प्रकार के हैं, एडेनिन, ग्वानिन। पायरिमिडीन जो है वो 3 प्रकार के हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि बच्चों, जो डीएनए में होता है, डीएनए में क्या होता है? एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है और थाइमिन पाया जाता है। ये चीज़ पाई जाती है डीएनए में। लेकिन अगर हम आरएनए की बात करें
तो आरएनए में एक बदलाव होता है। क्या होता है? आरएनए में एडेनिन भी है, ग्वानिन भी है, साइटोसिन भी है, लेकिन थाइमीन की जगह क्या हो जाता है? यूरासिल। ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आरएनए में थाइमीन नहीं पाया जाता। आरएनए में क्या चीज़ पाई जाती है? यूरेसिल पाया जाती है, जबकि डीएनए में यूरासिल नहीं होता। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि डीएनए में भी 4 नाइट्रोजनी क्षारक हैं और आरएनए में भी 4 नाइट्रोजनी क्षारक हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आरएनए में थाइमीन की जगह कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आरएनए में डीएनए की थाइमीन की जगह यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षारक होता है। ये चीज़ आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही वीडियो, आज छोटा ही वीडियो बनाया है, ठीक है। बाकी की पढ़ाई हम कल करेंगे। आप अच्छे से अपनी एनसीईआरटी किताब पढ़ते रहिए, टाइम मत बिल्कुल भी बर्बाद कीजिए, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। घर में रहिए, आराम से रहिए, कोरोना से बचते रहिए, लेकिन हाँ अपने समय का सदुपयोग ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।